help our students, and thank you very much, sir. In the words of World Health Organization, the current pandemic, COVID-19, is an unprecedented global crisis that has met an unprecedented global response. I'm sorry for disturbing you, Parul, but it will be good अगर आप थोड़ा हिंदी में बोलें ताकि हमारे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके. ठीक है मैम, ठीक है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जिस तरीके से कोविड-19 एक महामारी के रूप में उभरा है और डिफरेंट जगहों पे इसका डिफरेंट तरीके से रिस्पांस मिला है. कुछ लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया है कि हम इस बीमारी से बचेंगे. कुछ लोग इस चीज से डर गए हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा. तो डिफरेंट पर्सन का, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. लोग अपने स्ट्रेस को डील करने के लिए काफी तरीके से हेल्प ले रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इस स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे करें. जो हम महामारी जो हमारे सामने आई है, दुनिया के सामने जो आई है, इसको हम कैसे अपने जीवन में इसके संग जीना जो है वो कैसे हम करें कोशिश, और स्ट्रेस को हम कैसे कम करें. यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि खुश होने का मतलब यह नहीं कि आपकी लाइफ परफेक्ट हो गई है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ में जितनी भी कमियां हैं आप उन सबसे ऊपर उठ चुके हैं. तो आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, कैसे अपने को पॉजिटिव बनाए रखें ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, उसके बारे में आपको हेल्प करेंगी डॉक्टर रितु शर्मा. शी इज गोइंग टू टेक अप योर ऑल क्वेरीज रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट. लिसन टू दिस सेशन वेरी केयरफुली. So I'm taking a privilege to introduce our resource person, Dr. Ritu Sharma. Dr. Ritu Sharma is Assistant Professor of Psychology in Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi. Since 2008, she has earned Best Teachers Award from Directorate of Higher Education for the year 2019-20. She is the author of a book on lifestyle, A Key to Happily Aging. She earned scholarship for residential course from International Institution on Aging, Atlanta, 2014. She is coordinator of IGNU Center, capacity building officer in National AIDS Control Organization. She is also the member of editorial board of various international journals. She has experience of working on Indian Council of Medical Research, funded task force project and several other research projects. She has to her credit various papers in national as well as international journals of repute. She has conducted various workshops and developed e-learning course for postgraduate level under the prestigious project of Ministry of Human Resource Development and supervised various doctoral and MPhil dissertation. She is lifelong mediation practitioner and soft skill trainer. मैम हम आपको बताएंगे कि आप ड्यूरिंग दिस क्राइसिस अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं और लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं. वेलकम मैम. आई वेलकम यू मैम. Thank you so much, Parul, for this wonderful introduction of mine. I hope कि इस introduction के बाद students मुझे like थोड़ा सा ढंग से ध्यान से सुनेंगे. So, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी से जुड़कर. ये डिज़ाइन जो हमने वेबिनार किया था, मैं थोड़ा सा बताऊंगी आप सबको. वेबिनार जो डिज़ाइन किया था वो इसलिए किया कि आप लोग को कुछ स्किलफुल हम बना सके. इस वेबिनार के 3 पार्ट्स हैं. एक पार्ट में मैं आपसे बात करूंगी और आपको कुछ टिप्स देने की कोशिश करूंगी. शायद आपको कुछ बहुत चीज़ें अच्छी लगे, कुछ हो सकता है ना अच्छी लगे. तो आप को जो अच्छी लग जाए, अगर वो 1-2 चीज़ भी रही तो शायद आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकेगा. और उसी बदलाव की उम्मीद पर हमने पूरा वेबिनार आज डिज़ाइन किया है. इस वेबिनार के 3 पार्ट्स रहेंगे. पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल और तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये तीनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके बिना हम लाइफ को आगे सोच नहीं सकते. पैंडेमिक की इसकी बात करें अगर हम, तो
इसने पूरे वर्ल्ड पर, सिर्फ हमारे यहाँ पर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड पर एक स्ट्रेस के रूप में दस्तक दी है। जो चीजें पहले हमें बहुत ही नॉर्मल और बहुत सब कुछ लगता है, सी स्ट्रेस इज इनएविटेबल, कोई भी कभी भी स्ट्रेस से बच नहीं सकता है, स्ट्रेस हमेशा रहेगा ही हर किसी की लाइफ में। तो मैं आज आपको ये नहीं बताने जा रही हूँ कि उस स्ट्रेस से आप कैसे डील करें, मैं आपको ये सब समझाने की कोशिश करूंगी कि ये जो नई परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं और स्ट्रेस होते हुए भी हम अपनी जिंदगी जी रहे थे और चीजें पेस पर, क्योंकि वो स्ट्रीमलाइन थी, एक समझी हुई, एक बहुत बनी हुई ढांचे में ढली हुई एक जिंदगी हम जी रहे थे जिसमें सब कुछ सेट था। किस तरीके से आपको क्या करना है, कब उठना है, कब लोगों कब बाहर जाना है, कब पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितने आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे कैसे इंटरेक्शन होगा, आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है। लाइफ बहुत प्रिडिक्टेबल थी, लेकिन इस पेंडेमिक सिचुएशन ने लाइफ को बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। तो इस अनप्रिडिक्टेबल लाइफ में जो नए चैलेंजेस उभर कर हमारे सामने आए हैं, उन चैलेंजेस को हम कैसे दूर करें और क्या ना करें। जब तूफान आता है, तो तूफान आता है, भूकंप आता है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती है, उसके बाद में कुछ रेत, कुछ मिट्टी, कुछ पत्थर के ढेर, कुछ कूड़ा करकट, ये सब वो छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसी गंदगी में से फिर एक नव निर्माण होता है, एक नए तरीके के जीवन का आरंभ होता है। और अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हर बार जब नव निर्माण होता है तो वो पहले से बेहतर होता है, पहले से कम नहीं होता, पहले से खराब नहीं होता, वो हमेशा हम बेटर की तरफ ही मूव करते हैं। उसका एक बड़ा रीजन ये रहता है कि हम लर्निंग कर चुके होते हैं, हम बहुत कुछ पहले से सीख चुके होते हैं। तो जब हम कुछ नव निर्माण कर रहे होते हैं तो हम वो अपनी लर्निंग्स को, एक्सपीरियंसेस को, सबको एक्यूमुलेट करते हैं और एक नए तरीके से उन्हें यूज करते हैं, यूज करके एक सुंदर चीज की रचना करते हैं। मुझे लगता है सब इस बात से आप एग्री करेंगे। आज उसी नव निर्माण के बारे में बात करने के लिए हम तीनों स्पीकर्स आपके सामने हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने आपके इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आप खुलकर हमसे डिस्कस करें। अपने चैट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी इश्यूज को लिखें, अपने कमेंट्स दें, आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उनके बारे में भी, जो नहीं लग रही हैं उनके बारे में भी। बहुत सारी चीज़ें आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब फिल किया है तब हमारे साथ शेयर की हैं, और लेकिन क्या है, वो एक दाना है, पूरा चावल नहीं है जो कि आप बता नहीं सकते हैं। तो हम आपको डेफिनेटली इस वेबिनार के बाद में भी ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप हमारे से जुड़े रहें और हम आपसे जुड़े रहें। जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को हेल्प करें। एक्चुअली हम बहुत प्राउड से बोलते हैं कि हमारा जो देश है वो एक यंग देश है, वो एक ऐसा देश है जिसमें 37-38% पॉपुलेशन जो है वो हमारी मेजर पॉपुलेशन जो है वो 37-38 ईयर्स की है, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत खुश होने वाली बात होती है। क्योंकि हमारे, अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो एक हमारा ही देश ऐसा है जिसमें यंग जनरेशन है, और कुछ और 2-4 देश है। अदरवाइज बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि एज हो रही हैं। यूरोप पूरा एज हो रहा है, जापान एज हो रहा है, उसमें बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है। बूढ़ा होना कोई मैं इसे किसी स्टीरियोटाइप की तरह से नहीं बोल रही हूँ, बूढ़ा होना कोई गलत बात नहीं है, हम सभी एज होते हैं और हम सभी एज होंगे। तो उनकी एक अपनी अहमियत है, अपनी एक सोसाइटी में जगह है। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो सभी पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ, ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पेरेंट्स ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बंधते जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जब हमारे पास ज्यादा यंग जनरेशन है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, क्योंकि यंग जनरेशन इज फुल ऑफ एनर्जी। इसीलिए हम उस पर प्राइड करते हैं कि हमारे पास इतने एनर्जीफुल बच्चे हैं, यूथ है। और यूथ में ताकत होती है कि वो चाहे तो अपनी हिम्मत से कुछ भी चेंज कर सकता है, किसी भी तरीके का बदलाव ला सकता है। लेकिन उस यूथ को सही से चैनलाइज करना,
उसकी एनर्जी को एक दिशा देना, उसको एक डायरेक्शन देना, ये किसी भी जाने वाली जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करते हुए हमने ये वेबिनार आप सभी के लिए बनाया, विद द थॉट कि आप अपनी जो इस स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, उस स्ट्रेस में नई नई जो प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम खुलकर आपके साथ डिस्कस कर सकें और आपको कुछ सॉल्यूशंस बता सकें। इसी के साथ में मैं ये सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। हम क्या करते हैं कि बीमार हो जाते हैं अगर, तो फटाफट से डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें बुखार हो गया, हमारे पेट में दर्द है, हमें खांसी आ रही है, या हमारे सर में दर्द बहुत रहता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जाकर दवाई ले लेते हैं। जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कई बार हमें हॉस्पिटलाइज्ड भी होना पड़ता है और हमें सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारी डिजीज क्रॉनिक बन जाती है, उस स्टेज पर पहुंच जाती है जहां पर उसका ट्रीटमेंट ही नहीं होता। तो फिर आप क्या कहते हैं, जितनी जिंदगी आपको दवाइयों के साथ जीते हैं, मेडिसिन खाते रहते हैं और चलते रहते हैं, क्योंकि आप रुक नहीं सकते इसलिए चलना पड़ता है, लेकिन वो जिंदगी बहुत ही बोझ भरी जिंदगी होती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें वो जो बीमारी फिजिकल है हमारी, वो तो हमें दिख रही है, हम आसानी से समझ पा रहे हैं उसको, लेकिन वो प्रॉब्लम हो किस लिए रही है, उस प्रॉब्लम के रूट कॉज में क्या है जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, हम कभी उस तक नहीं जाते हैं, क्योंकि उस तक जाने के लिए हमारे पास कोई एक आसान सा तरीका नहीं है। हम टैबलेट खाकर उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते, हम डॉक्टर के पास जाकर प्रिस्क्रिप्शन लेकर या 4 दिन एडमिट होकर उसका ट्रीटमेंट करा लेने से बात नहीं बनेगी, और ये बात हम सभी जानते हैं। वो रास्ता मुश्किल है थोड़ा सा उसको समझना भी, और उस रास्ते पर अमल करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं। अब क्या हम तैयार हैं उन बदलाव लाने के लिए, उन सभी चेंजेस को लाने के लिए, या हम अपने आलस की वजह से, आलस एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों के लिए अपने दरवाजे और खिड़की बंद कर देते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो आपको आज का सफर, या हम तीनों जो रिसोर्स पर्सन हैं उनके साथ में बहुत अच्छा लगेगा और आप सच में एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आपका जो एटीट्यूड है, रवैया है, वो ये है कि हाँ, ये बाकी सारे वेबिनार्स की तरह एक और वेबिनार है जिसमें हमें सुनना है और हमें हो सकता है सर्टिफिकेट भी मिले और अटेंड करना है, मे बी यू आर ऑब्लाइजिंग योर टू समबडी फॉर दिस वेबिनार, तो अगर वो अप्रोच है देन इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू दैट मच बेनिफिट जितना ये दे सकता है। तो पहले तो अगर आप एक पॉजिटिविटी के साथ में इस वेबिनार में हमारे साथ में जुड़े। अब हम बात करते हैं वो सब प्रॉब्लम्स की जो कि हमें दिख रही होती हैं। स्ट्रेस, मार्च 2019 में 89% केसेस थे जो कि स्ट्रेस के थे। ये केसेस डिफाइंड केसेस हैं थ्रू ऑथेंटिक रिसर्च सोर्सेज। लेकिन आज की तारीख में जब हम अगर काउंट करें कि कितने नंबर ऑफ परसेंटेज है स्ट्रेस की, तो मुझे लगेगा कि हम कहेंगे हर घर में और हर किसी इंसान को स्ट्रेस है। वो जो 3 महीने का या 4 साल का बच्चा है घर में, 4 साल का, 8 साल का, 10 साल का, वो बच्चों से आप बात करेंगे अगर, तो उन्हें भी उतना ही स्ट्रेस है जितना स्ट्रेस किसी 45 साल के इंसान को है, या किसी 25 साल के इंसान को है, या 65 साल के। द रीजन बीइंग इज कि सबकी जिंदगी एकदम से बदल गई है। एक्चुअली ये पेंडेमिक जो हमारे देश में आया वो थोड़ी सी लेट आया। पहले हम इस पेंडेमिक के इफेक्ट्स जो थे, जो इम्पैक्ट थे, वो इटली पर देख चुके थे, स्पेन पर देख चुके थे और बाकी देशों में देख चुके थे। नवंबर से चलता हुआ ये हमारे यहाँ पर आया मार्च में। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था इस पेंडेमिक का, क्योंकि इसने हमें प्रिपेयर्डनेस दी। हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए थे बाकी कंट्रीज को देख देखकर कि यहाँ पर इस वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से कितनी तबाही हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं। कोई हमारे पास इसका, भले चाहे कितने भी विकसित देश हो और उनके पास कितनी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन सभी कुछ कम पड़ रहा है। तो हमारे पास एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस थी। इसीलिए जब लॉकडाउन के लिए अनाउंसमेंट किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो हम सब ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसे प्रेज किया कि हाँ, ये हमारे बेनिफिट के लिए समय रहते ही अच्छा कदम उठाया गया है। और इसकी वजह से हम लोग इस
इस सिचुएशन से बहुत हद तक डील कर पाएंगे अच्छी तरीके से। और उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने आए बहुत सारे देशों में, जिसमें कि इस पेंडेमिक में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम दी थी, हमारे देश में उससे बहुत कम परसेंटेज में ये प्रॉब्लम रही। लेकिन एक लॉकडाउन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जब ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता गया और हम 2 महीने तक पहुंच गए लॉकडाउन के अंदर ही, तो सिचुएशंस धीरे 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 बदलने लगी। वो जो खुशी शुरू में 1 हफ्ता थी कि हाँ अब चलो हमारे पास टाइम है, अब हम अपनी फैमिली के साथ जुड़ पाएंगे, हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपने लोगों के साथ, अचानक से हमें रेस्ट करने का मौका मिल गया, इट्स ऑफ, तो एंजॉय करें हम। वो सब सिचुएशंस धीरे 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 करके चेंज होने लगी और डिटोरेट होने लगे। बोर्डम बढ़ा, बोर्डम के साथ साथ में फिर सिचुएशंस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। पहले जब आप आराम से बैठे थे, फिर आपके पास क्लासेस का एक स्ट्रेस आने लगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस होंगी आपकी, फिर एग्जामिनेशन, फ्रेंड्स से दूरी, अपने घर में जब आप कभी इतना ज्यादा टिक कर रहे नहीं, आपको आदत है कि कैसे ना किसी तरीके से घर की सिचुएशन से, मे बी स्ट्रेस से आप अवॉइड करके बाहर निकल जाते हैं, थोड़े देर चैन से बैठते हैं और फिर वापस आ जाते हैं सिचुएशन में। लेकिन अभी तो सभी लोग एक साथ एक ही घर में बंद हैं, चाहे वो घर बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे उसमें हर किसी के लिए अलग एक कमरा हो या ना हो, चाहे उसके मेंबर्स जरूरत से ज्यादा मेंबर्स हो, फैमिली में स्पेस ना हो कहीं भी घूमने का, लेकिन आप 2 महीने से अपने घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हैं। तो सिचुएशन जो पहले अच्छी लग रही थी, वो अचानक धीरे 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 करके डिटोरेट हो गई। और अल्टीमेटली अभी जब बोल दिया गया कि धीरे धीरे हम लॉकडाउन को ओपन कर रहे हैं और बाहर निकलने की इजाजत है सबको, उस बाहर निकलने की इजाजत के बाद में भी खुशी नहीं है चेहरों पर, उसकी बजाय एक फियर है। हम देख चुके हैं 1918 में जब स्पेनिश फ्लू फैला था, तो उसके सेकेंड वेव में जब लॉकडाउन खोल दिया गया था, तो अचानक लोग बाहर आए, 50 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी उस पेंडेमिक सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं हम बहुत सावधानी बरत रहे हैं और हम बहुत सावधानियां बरतना चाहते हैं, ताकि कुछ भी किसी भी वजह से ये हमारे अंदर, हमारे घर में, हमारे पास पड़ोस में ये कोविड-19 नाम का जो वायरस है वो ना आए और हम कहीं ना कहीं सुरक्षित रहें। लेकिन अब उससे बड़ी सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम ये है कि क्या हम कब तक घर में रह सकते हैं, कब तक बंद रह सकते हैं, कब तक अवॉइड कर सकते हैं बाहर जाना, और क्या हर कोई इस स्थिति में है कि वो अवॉइड कर सके? नहीं, क्योंकि हर कोई अलग अलग सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करता है, हर किसी की अपनी समस्याएं और अपनी सिचुएशंस है, तो उसको बाहर भी निकलना है, फेस भी करना है इस कोविड-19 नामक वायरस को भी, और अपनी जो क्रंचेस आए हैं उसकी लाइफ में, भले चाहे वो फाइनेंशियल क्रंचेस हैं या सोशल क्रंचेस हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको से फेस करना है। तो फेस करने के लिए ये इम्पैक्ट है, ये स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ, ये जो फेस करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। एक्चुअल में जो सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस हैं वो उन्हें हम ब्रॉडली 4 तरीके से दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं। होता क्या है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, ये हमें पता ही नहीं चलता। ये जब इसका मैनिफेस्टेशन होता है हमारे बिहेवियर में, और मैनिफेस्टेशन ये 4 तरीके से हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी, बिहेवियरल भी और इमोशनल भी। ये हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है। जो फिजिकल सिम्टम्स हमें दिखते हैं, जिन्हें हम ये नहीं सोच पाते कि ये जो फिजिकल सिम्टम्स हैं ये स्ट्रेस की वजह से हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें कोई बीमारी है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर बीमारी के रूट कॉज में स्ट्रेस है। अगर क्योंकि हम टाइम रहते उस स्ट्रेस का सही से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अब वो उसने शेप ले लिया है, उसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है हमारे माइंड से, वो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारे इमोशंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए स्ट्रेस इज इनएविटेबल, बट स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, उसको अच्छे से संभाला जा सकता है, लेकिन संभाले तभी जा सकेगा जबकि हम उसे एक्नॉलेज करेंगे, हम ये मानेंगे, ये स्वीकार करेंगे और इसे समझेंगे कि हाँ हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो सबसे बड़ा टेक अवे पॉइंट है आज का कि आप ये माने, सभी इस बात पर ध्यान दें कि उन्हें स्ट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है।
आप ये एक्नॉलेज करें कि क्या चेंजेस हैं आपकी बॉडी के अंदर जो आते हैं, आपके माइंड के अंदर आते हैं, आपके बिहेवियर के अंदर आते हैं, आपके इमोशंस के अंदर आते हैं। जो कि चेंजेस हैं वो चेंजेस स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं, वो किसी और वजह से नहीं हो रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि पिछली एक स्लाइड थी जो मैंने स्किप करी, ये सारी बीमारियां जो लिस्ट देख रहे हैं आप, इसमें चाहे अस्थमा है, अल्सर है, हाइपरटेंशन, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, रिप्रोडक्टिव इश्यूज, वेट प्रॉब्लम, रेस्टलेसनेस, आपका लैक ऑफ एनर्जी, एजिटेशन, stumbling over words, conflictful relationships, poor performance, these all are somewhere related to stress only. सिर्फ वही होता है सबके बेस में, लेकिन क्योंकि आप उसे टाइम रहते समझ नहीं पाते हैं और मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेता है और आपको डिपेंडेंट बना देता है और आपकी लाइफ को अनप्लेजेंट। तो जो फिजिकल एक्स, पेन, डायरिया, नोजिया, चेस्ट पेन, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड फियर, साथ में कॉग्निटिव सिम्टम्स रहते हैं कुछ, जैसे कि आप कई बार भूलने लग जाते हैं, आपको चीजें याद नहीं रहती हैं, बच्चे कहते हैं नहीं हमें याद नहीं, और कई बार चिंता ज्यादा लगी होती है तो उनके हाथ कांप रहे होते हैं। पीपीटी शो नहीं हो रही है। पीपीटी शो नहीं हो रही है? Yes, ma'am. Oh, just a minute. Thanks for telling me this. पीपीटी शो नहीं हो रही है। How is it? क्या अब आप देख पा रहे हैं पीपीटी? अब आप देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन? No, ma'am. No, ma'am, not yet. No, ma'am. अभी दिख रही है? No, ma'am. No, ma'am. अब दिख रही है? Yes, ma'am. अब दिख रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am, it's visible. Okay, thanks for telling this to me. मैं 2 सेकेंड्स के लिए आपके सामने हर पेज को रखूंगी बिकॉज मैं अब आगे निकल गई हूँ। Yes, ma'am. I will. These are the impacts of stress. Then symptoms of stress, which you were talking about, and these are the physical symptoms. ये physical symptoms मैंने ये इस तरीके से पिक्चर चूज किया ताकि आप ये समझ पाएं कि एक्चुअल में ये इतना बड़ा गोला जो कि आपकी बॉडी के प्रोपोर्शन से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बैलून लेकर हम सभी घूम रहे हैं, और क्योंकि ये बैलून का साइज ज़रूरत से ज़्यादा है, हम उसे बियर नहीं कर पाते, इसीलिए हम चल नहीं पाते आगे। उसने थ्रेड ने किस तरीके से उस इंसान का पैर पकड़ रखा है बैलून के थ्रेड ने, ना वो बैलून ऊपर उठ पा रहा है ना ही वो उसे आगे चलकर खींच पा रहा है। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस तरीके से हम इतने ढेर सारे अपने स्ट्रेसेस से जूझते रहते हैं, और वो सारे स्ट्रेसेस एक्यूमुलेट होते रहते हैं धीरे धीरे करके, और एक्यूमुलेट होकर उनका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमारी फिजिकल हेल्थ को डिटेरियोरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस रहेगा, लेकिन वो स्ट्रेस मैनिफेस्ट होना फिर फिजिकल हेल्थ में मैनिफेस्ट होना शुरू कर देगा। तो इस बैलून को हमें कोशिश करनी चाहिए
कि हम उतना ही बड़े साइज का रखें जितना कि हम अच्छी तरीके से उठाकर संभाल कर चल सकें और लाइफ को अपनी एंजॉय कर सकें। देन देयर आर कॉग्निटिव सिम्टम्स, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आपकी अभी जिंदगी शुरू हो रही है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने माइंड की, अपने ब्रेन की। अब आपका ब्रेन जब तक बैलेंस्ड पोजीशन में नहीं है, जब तक वो प्लेजेंट पोजीशन में नहीं है, वो स्ट्रेस्ड है, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या होता है कि आपको ऑल्टरनेटिव्स दिखने बंद हो जाते हैं प्रॉब्लम के। आपको बस प्रॉब्लम दिख रही है लेकिन आप उसके सॉल्यूशंस देख ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आप इस तरीके की आपकी हालत हो जाती है। पुअर जजमेंट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर आता है, ये सोचते रहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, वो हमसे बेहतर है, वो हमसे बेहतर है। इन इमोशनल सिम्टम्स, जो हमारी फाइट्स होती हैं बहुत सारे लोगों से बिना बात के होती हैं और आप बाद में रियलाइज करते हैं कि ये लड़ना नहीं चाहिए था या उसको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। वो प्रॉब्लम्स ही इसलिए होती हैं क्योंकि आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया और वो स्ट्रेस आपके इमोशंस में, आपके रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आपके पुअर रिलेशंस की वजह भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है। बिहेवियरल सिम्टम्स में मेन बात ये होती है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसको एक्नॉलेज नहीं करना, वो बड़े शेमफुल सी बात लग रही है आपको, ये सोचकर कि अच्छा मैं तनाव में हूँ, कैसे बताऊं किसी को या कैसे उससे डील करूं। वो आपको डील करना नहीं आ रहा है उसको, इसलिए उसकी डीलिंग आप कैसे कर रहे हैं? विद अल्कोहल, गेम्स खेलकर, बहुत ज्यादा टीवी गेम्स में भी एग्रेसिव गेम्स, एंड आप बुली कर रहे हैं किसी को या क्राइम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो सब बिहेवियरल सिम्टम्स रहते हैं। तो मेजरली इन स्ट्रेसेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पर्सनल स्ट्रेसेस, जो कि आपकी पर्सनालिटी, आपके एटीट्यूड, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी बॉडी इमेज अपने बारे में। बहुत सारे लोगों को यही स्ट्रेस होता है कि वो कैसे दिखते हैं और सामने वाले उन्हें देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो एक बड़ा प्रेशर होता है। पीयर प्रेशर है, देन एग्जाम स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, करियर है। आपकी कई बार ये लगता है कि मुझ में डिटर्मिनेशन नहीं है, कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ लेकिन मैं कहीं ना कहीं रुक जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 4 दिन ही कर पाऊंगा इसको, 5वें दिन फिर गायब हो जाता है और मैं वापस उसी धर्रे पर पहुंच जाता हूँ। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। देन इकोनॉमिक स्ट्रेसर्स, आजकल तो बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। लोगों के बहुत सारे फियर हैं कि उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप मिलना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि लोग ऑलरेडी कॉस्ट कट डाउन करने के लिए लोगों को निकाल रहे हैं जो ऑलरेडी है उनके पास। तो इस समय नए इंटर्न्स रखना वो एक बड़ी सिचुएशन है। एंड देन अर्निंग्स। फिर एक मेजर चीज ये है कि आज की सिचुएशन ने, पेंडेमिक ने करियर्स चेंज कर दिए हैं। अब आप वो पुराने ट्रेडिशनल करियर्स के बारे में ही नहीं सोच सकते, आपको सोचना पड़ेगा कि नए करियर, नई अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जिंदगी का लाइफस्टाइल, पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइफस्टाइल हो गया है। तो जो लोग, हम भी इतने ज्यादा सेवी नहीं थे, वी आर लर्निंग दिस टेक्नोलॉजी, सिमिलरली यू पीपल आर अहेड ऑफ अस। आप लोगों को टेक्नोलॉजी सेवी हो आप लोग, हम नहीं है। तो ये आपका टाइम है, तो इस टाइम में आपको नए तरीके से अपने करियर ऑप्शंस के बारे में भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप आज हैं उसमें करियर्स भी डिफरेंट होंगे। देन सोशल स्ट्रेसेस, ये भी कोई बहुत छोटा एरिया नहीं है सोशल स्ट्रेस का। और जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं वर्सेस फिजिकल डिस्टेंसिंग, अब फिजिकल डिस्टेंसिंग इज इजी टू मेंटेन, रादर आप लॉकडाउन कर दिया, आप लोग फिजिकली डिस्टेंट हो गए एक दूसरे से। लेकिन जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि मेल मिलाप, जिसके बिना हम हिंदुस्तानी रह ही नहीं पाते। लोगों के घर जाना, पार्टीज करना, बर्थडेज में एक दूसरे के साथ मिलना, हर थोड़े दिन बाद हमारे यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल में मिलना, आना जाना, गिफ्ट्स लेना देना, ये सब हमारी लाइफ का एक बिल्कुल अभिन्न अंग है, हम इसके बिना रह ही नहीं सकते।
तो अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम कैसे करेंगे? अगर हम किसी को बोलें कि हमारे घर नहीं आना या हमें गिफ्ट्स मत देना, या फिर 4 लोग से ज्यादा 5वां नहीं आना, तो वो बुरा मान जाएंगे, कहेंगे हमें तो इन्होंने सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दी, बेइज्जती हो गई है। तो लेकिन क्या अभी इस सिचुएशन में किस तरीके से हम सोशल डिस्टेंसिंग को हैंडल कर पाएंगे? कैसे हम फ्रेंड्स के साथ बैठते हुए भी डिस्टेंस रख पाएंगे? क्या हम किस तरीके से पार्टीज अवॉइड कर पाएंगे? कैसे रिलेटिव्स अवॉइड करेंगे? वो रिलेटिव्स जो कि हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, लेकिन क्या हम उन्हें अलाउ करेंगे? क्योंकि कोई भी कैरियर बन सकता है इस वायरस का। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और स्ट्रेस है आज की प्रेजेंट सिचुएशन में। देन हाउ टू कोप अप विद इट? तो कोप अप करने के लिए कुछ तरीके जो यूजुअली लोग अपनाते हैं, तो क्या आप इन तरीकों के साथ जाना चाहेंगे? लेकिन ये तरीके कहीं स्टेबिलिटी पर और पीस पर नहीं लेकर जाते हैं। जो भी इन तरीकों को अपनाता है, चाहे आप अल्कोहल का सहारा लें, चाहे आप किसी भजन कीर्तन का सहारा लें, मैं भजन कीर्तन को मना नहीं करती हूँ, लेकिन एक अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी की तरह से नहीं होना चाहिए कि आप अपने स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए या सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप इनमें से किसी भी चीज का सहारा ले रहे हैं। आप दूसरों को अब्यूज कर रहे हैं या विड्रॉल कर रहे हैं, अकेले कहीं चुप कर बैठ गए, किसी से बात नहीं कर रहे, आप डील कर रहे हैं इस तरीके से अपने स्ट्रेस से। लेकिन ये सभी गलत तरीके हैं। तो सही तरीका क्या है? सही तरीके के लिए आप ये सब तरीकों से आप वाकिफ हैं, बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, इसलिए मैं इन सभी तरीकों की बात नहीं करूंगी। म्यूजिक हो गया, थेरेपी, योगा, नेचर, हॉबीज अपनी करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, लोगों से मिलें, ये सब तो तरीके वो हैं जो कि हर कोई बताता है। आज मैं आपके साथ कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, और ये साइकोलॉजिकल टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि ये आपको सही जगह पर हिट करें और आपकी लाइफ को चेंज करें। तो जब हम बोलते हैं आज की सिचुएशन में, हम सभी बात कर रहे हैं कि सैनिटाइज करने की, बाहर वर्ड को, अपने घर को, अपने सब्जियां जो लेकर आ रहे हैं उन सब्जियों को, आस पड़ोस को, अपने हाथों को, अपने कपड़ों को। लेकिन इसके साथ साथ जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें सैनिटाइज करना होगा अपने इनर सेल्फ को, क्योंकि स्ट्रेस का बीज वही इनर सेल्फ में है। तो जब तक आप वो इनर सेल्फ से उस बीज को आप खाद पानी देना बंद नहीं करेंगे या आप उसे एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक आप अपना इनर सेल्फ सैनिटाइज नहीं कर पाएंगे। और जब तक वो सैनिटाइज नहीं होगा तो उसमें से और स्ट्रेस ही निकलेगा, और कुछ गलत कोपिंग स्ट्रैटेजीज या डिफेंस मैकेनिज्म्स आप यूज करेंगे। इसीलिए दूसरी स्ट्रैटेजी की फिल्टर करें, फिल्टर द आउटसाइड स्टिमुलस। जब भी हम किसी भी एनवायरनमेंट में हैं, कहीं भी किसी के भी साथ हैं, चाहे घर पर हैं चाहे बाहर हैं, हम हमेशा क्या स्टिमुलस हमारे अंदर जा रहा है, कौन सा थॉट हमारे अंदर जा रहा है। स्टिमुलस से मतलब है कि क्या थॉट जा रहा है हमारे अंदर, किसकी बातें सुनकर वो बात हमारे मन में रह रही है, किस इंसान के काम देखकर हमारे अंदर जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमारे साथ, इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती रहती है, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर इंफॉर्मेशन को एड्रेस नहीं करते, हर इंफॉर्मेशन को हम एक्नॉलेज नहीं करते, हर इंफॉर्मेशन पर हम रिएक्ट नहीं करते हैं। इसी तरीके से हमें जितनी इंफॉर्मेशन को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं उसके लिए, उसे भी हमें फिल्टर करना होगा बहुत अच्छे से। फिल्टर करते हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये इंफॉर्मेशन हमारी इमोशंस को कैसे ट्रिगर कर रही है, कैसे चैनलाइज कर रही है। इसकी बात सुनकर ये किसी दूसरे की बुराई कर रहा है, और इसकी बात सुनकर मेरे मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, क्या मुझे भी किसी दूसरे की बुराई करने का, बिचिंग करने का मन कर रहा है, या उससे मेरा मन खराब हो रहा है, मेरी शांति खराब हो रही है, मेरी हैप्पीनेस की जो स्टेट थी वो डिस्टॉर्ट हो रही है। तो मैं किन लोगों के पास में बैठा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, वो सब चीजों को हम एब्रप्टली ना लें, क्योंकि हमारी माइंड और हमारा बॉडी दोनों ही कोई डस्टबिन नहीं है कि जिसमें हम जितना भी जंक जैसे भी चाहे उसको डालते जाएं। इसलिए इसमें सिलेक्टिवली हमें चीजों को एड्रेस करना चाहिए। उसी को बोलते हैं हम माइंडफुल थिंकिंग, माइंडफुल बिहेवियर, माइंडफुल ब्रीदिंग, कि हम प्रेजेंट में क्या हो रहा है हमारे साथ में,
हमारी इंटरनल स्टेट कैसी है इस समय, क्या मुझे अच्छा लग रहा है। एक्चुअली बहुत सारे टाइम ना हम सिर्फ बात करते हैं माइंड की, क्योंकि माइंड से और ब्रेन से ही आप याद करते हैं और ब्रेन से ही आप पैसा कमाते हैं। उस पूरे प्रोसेस में हम इमोशंस को बिल्कुल भूल जाते हैं, साइड कर देते हैं, जबकि हमारी लाइफ का जो बेस है वो हमारे इमोशंस है। हम किसी भी लोगों से, अपने फ्रेंड्स से जुड़ते हैं, वो हमारे इमोशंस की वजह से जुड़ते हैं। किसी से अगर हम नहीं जुड़ रहे हैं तो वो भी हमारे इमोशंस की वजह से नहीं जुड़ते हैं। हम किसी को एक्नॉलेज कर रहे हैं तो अपने इमोशन के बेस पर कर रहे हैं। तो इमोशंस हमारे डिसाइड करते हैं कि हम क्या चूज करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, किन के साथ उठेंगे बैठेंगे और क्या काम करेंगे, और हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो आप उसी तरीके से उन्हीं लोगों के साथ और वैसे ही जुड़े जो कि आपको एक प्लेजेंटनेस देती हैं, और जिन चीज़ों से आपको प्लेजेंटनेस नहीं मिल रही है, जो कि आपको परेशान ज़्यादा कर रही हैं, तो आपको पूरा हक है एज एन इंडिविजुअल उन चीज़ों को साइड करने का, उन चीज़ों को इग्नोर करने का और अपनी ज़िंदगी से बाय बाय बोलने का। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये छोटा सा मंत्र है, ये मंत्र बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप अपनी लाइफ में इसे इस्तेमाल करके देखें। बहुत ज़्यादा टाइम हम दूसरों से ही बात कर रहे होते हैं, खुद से नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन हम होता क्या है कि हमें लगता है कि हम बाकी सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है ट्रू। एक्चुअल में हम खुद ही से बात कर रहे हैं। तो जब हम खुद से बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, और उस बात का क्या असर पड़ रहा है हमारे ऊपर। पॉजिटिव अगर हम रखेंगे अपनी टॉक को कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में ताकत है ये करने की, मुझ में समझ है ये करने की, मैं हमेशा अच्छा काम करता हूँ। लेकिन अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है कि आप खुद के लिए रियलिस्टिक हो। हवा में अगर आप खुद के लिए पॉजिटिव होते रहेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को खुद को अच्छे से पहचानें, और पहचानने के बाद में खुद को पुश करें, मोटिवेट करें। उस पुश और मोटिवेशन के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत अच्छा काम करती है, तो इसको अपनी लाइफ में जरूर रखना है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड। इस बारे में आप सोचें। अधिकतर लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं, हमेशा डिस्कस करें, आप उनके पास बैठ जाएं, उनके पास चले जाएं, वो प्रॉब्लम्स ही बता रहे होंगे अपनी कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ ये नहीं होता। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें, एक बार समझें कि हाँ ये आपकी समस्या है, उसके बाद में उसका गुणगान करना बंद करके और उसके सॉल्यूशन की तरफ फोकस करें कि ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, इसका फोकस, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और बिलीव कीजिए, अगर आप पॉजिटिव माइंड से सॉल्यूशंस ढूंढेंगे तो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कि स्ट्रेस में आपको नहीं नजर आ रहा था बिल्कुल भी, अगर आप बिना स्ट्रेस के उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो आपको 100 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो जैसे प्रॉब्लम ओरिजिनेट करती है उसी समय पर और उसके साथ में ही सॉल्यूशन भी जन्म लेता है, लेकिन हम उस सॉल्यूशन को देखते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ प्रॉब्लम पर ही फोकस करके रखते हैं। तो आज से आप ये सोचिए कि हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। देन अनदर थिंग इज डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी टू अडैप्ट। ये आज की तारीख में मूल मंत्र है। कितना बड़ा तूफान आए, जो बड़ा लंबा चौड़ा और अच्छा खासा पेड़ होता है वो नहीं टिकता, जड़ों के समेत उखड़ जाता है। टिकता वही है जो कि पतली सी टहनी होती है लेकिन फ्लेक्सिबल होती है। इधर की हवा रुका है तो वो उधर मुड़ गई, उधर की साइड हवा का रुख था तो उधर मुड़ गई। तो आप पहचाने कि आज की सिचुएशन में जरूरत क्या है। अपने साथ रिजिड ना बने कि हम तो यही करियर करना चाहते थे लेकिन अब आज इसमें स्कोप है या नहीं है। आने वाले भविष्य में उस स्किल की जो जिस पर आप काम कर रहे हैं या जिसके लिए आप पैशनेट थे उसकी कोई उसका स्कोप है भी या नहीं है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। और आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो पे करेंगे आपको वो आपकी डिग्रीज नहीं होंगी, वो आपके स्किल्स होंगे। और स्किल्स में भी आपके पर्सनैलिटी, ये जो सॉफ्ट स्किल्स आप सीख रहे हैं आज, ये सॉफ्ट स्किल्स ही आपको हेल्प करेंगे आगे अपने बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। क्योंकि जॉब सिचुएशंस कैसी रहेंगी कैसी नहीं रहेंगी, देयर इज कंप्लीट अनसर्टेनिटी अबाउट इट। तो आप जितने स्किल बेस्ड कोर्सेज आप सीख सकेंगे, जितने स्किल्स आप अर्जित कर सकेंगे और जितना जल्दी आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेंगे, उतना ही ज्यादा आपके रेट ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएगा।
फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चेन ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन। जब हम रूड होते हैं किसी के साथ और किसी का दिन खराब करते हैं अपने गलत बोलकर या कुछ गलत काम करके, तो एक चेन डेवलप होती है कि वो फर्दर किसी और का करेगा। तो उसकी बजाय हम एक, जब हम नए संसार का, नए तरीके के जीवन का सृजन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक काइंडनेस और कंपैशन का चेन स्टार्ट करें। एक दूसरे को चीट ना करके एक दूसरे की हेल्प करें, दूसरे की मजबूरी भी उतनी समझें जितनी कि हम मजबूर हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को जैसे हम समझ रहे हैं वैसे ही दूसरों की भी समझें, और एक साथ हैंड जॉइन करें एज अ सोसाइटी कि हम सब एक साथ ही उठेंगे। अगर हम गिरे एक साथ हैं तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठ भी जाएंगे, संभल भी जाएंगे और एक नव निर्माण भी करेंगे। जरूरत है सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन की। जब आप बाहर निकलेंगे इस पेंडेमिक सिचुएशन में, तो आपको काम तो करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, सारी सिचुएशंस को आपको फेस करना है, लेकिन उसमें आप कितना डिसिप्लिन रहते हैं। और ये डिसिप्लिन सेल्फ इम्पोज्ड होगा। हर कहीं पुलिस नहीं खड़ी है, सर्विलेंस नहीं होगा कि आप एक दूसरे के साथ में बैठे हुए हैं, आपने डिस्टेंसिंग रख रखी है या नहीं रखी हुई है, आप अपने हाथ धो रहे हैं नहीं धो रहे हैं, आपने मास्क पहना हुआ है या नहीं पहना है। उस सब के लिए सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ताकि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप काम आगे कर सकेंगे। देन वी कैन ब्रेक दिस साइकिल। कई बार नेगेटिव थॉट्स आते जाते हैं और वो रुकते ही नहीं है और हमें एक अथाह डिप्रेशन के सागर में ले जाते हैं। उसको तोड़ने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं लाइफ में, जैसे डांसिंग है, पेंटिंग है, ये जिस चीज को आप एंजॉय करते हैं, उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आप उसको एज अ टिप, किसी भी एक्टिविटी को जो आपको बहुत अच्छी लगती हो उससे आप यूज करें अपनी लाइफ में। And then your knowledge of preparation help in developing the resilience. It is very important. अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपके पास आज की तारीख में भी अगर आपको मालूम ही नहीं है कि ये कोविड-19 वायरस है क्या, इसे कैसे रोका जाए या कैसे खुद की सावधानी बरतनी है, प्रिकॉशंस रखनी है, तो आप कैसे काम करेंगे। इसीलिए नॉलेज होना किसी भी फील्ड में जिसमें आप एंटर करना चाहते हैं, उसकी पहले नॉलेज लीजिए। नॉलेज आपको प्रिपेयर करती है for future impact of that thing. एक और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं सभी, अगर कोई पेरेंट्स हैं किन्हीं के, वो भी मुझे सुन रहे हैं तो वो भी ध्यान से सुने। बिकॉज हमारी सोसाइटी में वी ट्रीट आवर चिल्ड्रन लाइक दे आर अवर इन्वेस्टमेंट्स। हम उन पर इतना पैसा लगा रहे हैं, उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, उनको हर तरीके की सुविधा दे रहे हैं ताकि वो बड़े हों और अच्छे से कमा सकें, अच्छा नाम बना सकें। तो हम कहीं ना कहीं पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी जो लोड है वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं। वो अपनी तरफ से भी पूरा एफर्ट्स लगाते हैं उनकी करियर को और उनकी लाइफ को बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बनाने में, लेकिन ये भूल जाते हैं कि क्या उस बच्चे की सामर्थ्य भी है वो सब करने की या नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स दैट स्टॉप कंसीडरिंग योर चिल्ड्रन एज एन इन्वेस्टमेंट। दे आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स, दे आर एसेट्स। वो आपके लिए भी एसेट्स हैं और आने वाले समाज के लिए भी, आने वाले कल के लिए भी, क्योंकि उनकी जो क्षमताएं हैं वो सच में हमारे अंदर ना कभी थी और ना ही आ सकेंगी। जो आज की जनरेशन में दे आर क्विक डिसीजन मेकर, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर टेक्नोलॉजी सेवी, और वो बहुत सारी चीज़ों को, सिचुएशंस को, इमोशनल लाइफ को, देयर एकेडमिक लाइफ को एक साथ हैंडल करना उन्हें आता है और वो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो उन पर भरोसा रखें। और मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपने पेरेंट्स को के साथ इस तरीके से रिलेशनशिप डेवलप करें कि वो उन पर भरोसा कर सकें। पेरेंट और चिल्ड्रन, जितने इस टाइम में जितने केसेस मेरे सामने आए, लोगों ने काउंसलिंग के लिए रिक्वेस्ट किया, वो अधिकतर सिचुएशंस ये थी कि घर में बच्चों से परेशान है, वो फोन पर ही लगे रहते हैं या वो सुनते नहीं है या वो हेल्प नहीं करते हैं। तो एक डिफरेंस, एक गैप क्रिएट हो जाता है आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में। आप भी एम्पैथाइज कीजिए उनके साथ, क्योंकि उनकी लाइफ में भी उतना ही स्ट्रेस है, आपसे ज्यादा स्ट्रेस है जिससे वो भी डील कर रहे हैं। आप अपनी जगह डील कर रहे हैं, वो अपनी जगह डील कर रहे हैं। आज की सोसाइटी में अगर हम एम्पैथाइज नहीं करेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को दिल से समझेंगे नहीं, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम टूट जाएंगे क्योंकि हम अकेले रह जाएंगे।
देन अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी, ये अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी जो है ना, ये घर में काम नहीं करती है बिल्कुल भी। बाहर की सिचुएशंस में ये होता है कि आपको अगर बॉस अच्छा नहीं लगा तो आपने जॉब कहीं और चेंज कर ली, या आपको कोई सिचुएशन, कोई फ्रेंड्स कोई अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपके साथ उन्होंने अच्छे से व्यवहार नहीं किया, तो आपने कोई दूसरे फ्रेंड्स बना लिए। लेकिन घर में आप क्या कर सकते हैं? घर में तो आप नहीं छोड़कर जा सकते अपने पेरेंट्स को। तो इसीलिए घर में बेटर ये है कि आप प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें और शांति से आराम से बैठकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड होकर उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सोचें। एक दूसरे पे भरोसा दिखाएं कि हाँ, हम सच में एक दूसरे को टीज करने के लिए या सुनाने के लिए एक साथ नहीं बैठे, हम आज ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इसीलिए सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठे हैं और हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। Then mindful communication, it is very important. Though Dr. Neerja is going to take up this entire session on it, लेकिन मैं बस थोड़ा सा बताऊंगी। माइंडफुल कम्युनिकेशन का मतलब ये कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं किसी से, तो आप सोच लें कि आप क्या बोल रहे हैं और एक्चुअली पर्पस क्या है उसे बोलने का। आपका पर्पस अगर किसी को टीज करना है या किसी को नीचा दिखाना है, तो वो कम्युनिकेशन कभी इफेक्टिव नहीं होगी, उसके नेगेटिव आउटकम्स ही आपके पास आएंगे। देन डेवलप अ सपोर्ट नेटवर्क, वो नेटवर्क जो कि समस्या, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो कि आप हर किसी से नहीं शेयर कर सकते, तो एक अपना छोटा सा ग्रुप बनाइए जिसके साथ आप प्रॉब्लम्स को अपनी को शेयर कर सकें। देन आरोग्य सेतु ऐप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप प्लीज सभी, क्योंकि अब हमें घर से बाहर निकलना है तो ये ऐप हमारे पास होना चाहिए। देन डोंट सरेंडर, डेवलप द कम बैक स्किल। आज की सिचुएशन में जिनके पास बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस है घर में, मान लीजिए जॉब नहीं है या बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, कोई बीमार लोग हैं, फेल पेशेंट्स हैं घर में, और सिचुएशन बहुत इकोनॉमिकली ख़राब है, आगे फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है, अपनी एबिलिटीज़ पर और खुद पर भरोसा नहीं है, मैं उन सभी लोगों से कहूँगी कि आप सरेंडर मत कीजिए, क्योंकि जब आप हथियार डाल देते हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता, उसके बाद फुल स्टॉप है। आप कम बैक स्किल्स डेवलप कीजिए अपने अंदर, वो स्किल्स जो कि आपको ताकत दें इन सिचुएशंस का सामना करने की। और मेरा पूरा भरोसा है कि जब आप शांति से बैठेंगे अपने साथ में, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ वो टिप्स निकाल कर ले आएंगे अपनी लाइफ में, आपको कुछ वो अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चलेगा जिससे कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। सो बिलीव दैट वी कैन डू एंड बी फ्लेक्सिबल। Therefore, in the last, I would like to end this entire presentation with this Bhagavad Gita का श्लोक, कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्विकर्मणः। अपने कर्म पर आप कंसंट्रेट करें, फोकस करें, और फ्रूट उसका, जब आपका कर्म अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है, तो आपको फल भी उसका अच्छा ही मिलेगा। लेकिन उस फल के लिए आप कंडीशंस ना रखें, आप ये ना सोचें कि मैं आज कर रहा हूँ तो आज ही तुरंत मुझे फल मिल जाए। पेशेंस रखें, वेट करें और अपने कर्म से लगे रहें, अपना काम करते ही रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विद मी। आई होप कि आपको कुछ जरूर इस स्लाइड से, इस प्रेजेंटेशन से Thank you, ma'am, for giving your precious pearls of knowledge, wisdom, and experience. I hope our audience has benefited from your talks. Now, moving further, कहते हैं कि अगर हम अपनी बातों को अच्छे से ना रख सके तो फिर बात का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सो दैट मीन्स हमें अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, उसमें हमें अपना काम करने की बहुत जरूरत है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए वी हैव इनवाइटेड टुडे डॉक्टर नीरजा नागपाल टू गिव आवर स्टूडेंट्स certain tips to improve their communication skills. Dr. Neerja Nagpal has been teaching English language and literature in Hindi Mahavidyalaya for over 20 years and has been seen the best and weakest model of English during this time. Therefore, no distortion
or mutation of language disturb her at all. Currently, she is TIC of NCWork and she is also the coordinator of IGNOU Center Aditi Mahavidyalaya. She is the co-author of the book called Business Communication, published in 2015. She has presented and published various articles and national and international platforms. She has translated stories from Hindi to English and has been teaching various communication courses since they were introduced in the DU around 6 years ago. She is researching on American literature, but feminine